को लेकर ईरान पर दबाव यही अपने लोगों का कि इसमें ना झुके। सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबरें। 5 प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से बात की है पीएम मोदी ने। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बहरीन के किंग से बात कर चुके हैं पीएम मोदी। जॉर्डन किंग और यूएई के राष्ट्रपति से भी इससे पहले उन्होंने बात की थी। और इधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात पर उन्होंने वहां पर चर्चा की है और यह भी कि मुश्किल वक्त में साथ देने को तैयार हैं। बड़ी खबर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान से बात की है। यूएई के राष्ट्रपति जॉर्डन किंग से उन्होंने बात की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी हालात पर चर्चा की और मुश्किल वक्त में साथ देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। बहरीन किंग, सऊदी क्राउन प्रिंस, इन तमाम लोगों से पीएम मोदी की बात हुई है। 5 प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से बात कर हालात पर चर्चा की है। हवाई हमलों और भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। ठीक, और तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं तमाम इन मिडिल ईस्ट के हालात पर अपडेट देने के लिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान सामने आया है कि आगे वो कैसे और अपने इस ऑपरेशन को बड़े लेवल पर, एक लार्ज स्केल पर लेकर जाने की बात करें, उस पर बात करेंगे उनसे। पॉलिटिकल गेस्ट में बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अंशवत्स मेरे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फॉरेन डिप्लोमैट में मंजू सेठ हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। और मौलाना मोहसिन तकवी, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी मेरे साथ यहां पर इस वक्त जुड़ गए हैं। तकवी साहब से शुरू करेंगे क्योंकि संजीव जी के जुड़ने में थोड़ा सा वक्त यहां पर है। तकवी साहब, ईरान से कोई कांटेक्ट आपका अभी इन दिनों राब्ते में है? लगातार एहतजाज, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है हिंदुस्तान में भी अलग अलग जगहों पर और बाकी और मुल्कों में भी। खामनेई साहब की मौत के बाद से लगातार फिलहाल ईरान का जो मौजूदा रजीम है वो इस लड़ाई को जो मिडिल ईस्ट में फैला रहा है वो कब तक ऐसे अकेला लड़ता रहेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकवी साहब, ईरान से कोई कांटेक्ट आपका? जी, देखिए ईरान की जो सूरत हाल है, बहरहाल खबरें किसी हद तक पहुंच ही रही हैं और कांटेक्ट भी बहरहाल कभी कभी हमारा हो ही जाता है। देखिए, ये सिलसिला जाहिर है कि उनके लीडर को, इस शिया जगत के लीडर को जिस तरह से कत्ल किया गया है उसके ऊपर प्रतिक्रिया तो सभी जगहों से, न सिर्फ ये कि शियों की तरफ से बल्कि अहले सुन्नत की तरफ से भी आ रही हैं और आना जो है स्वाभाविक है। और जहाँ तक अकेले होने का ताल्लुक़ है तो देखिए, ईरान तो पहले ही से जानता था कि वो अकेला है और उसे ये जंग जो है वो अकेले ही लड़नी पड़ेगी। तो कहां तक ये जंग लेकर जा सकता है ईरान? देखिए, ईरान कहाँ तक जंग ले जा सकता है, जाहिर है कि ये जंग ईरान की शुरू की हुई तो है नहीं। ये जंग जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की शुरू की हुई है, देखिए अब ये हालात ही बताएंगे कि कहाँ तक ये जंग जा सकती है। ईरान तो यही चाहेगा कि ये जंग ज़्यादा से ज़्यादा लंबी चल सके ताकि यानी दबाव ज़्यादा से ज़्यादा गल्फ़ के अंदर पड़े। गल्फ़ के अंदर जो है वो ख़ुद ईरान की हमदर्दी के अंदर बहुत से प्रदर्शन भी हो रहे हैं और एक आम जनता जो है, आप वहाँ के राजशाहों और बादशाहों की बात अगर छोड़ दें आप, तो आम जनता के अंदर ईरान के लिए भरपूर समर्थन पाया जाता है। प्रोटेस्ट लगातार अब बढ़ रहे हैं। बहरीन में भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उस पर आप कुछ कहेंगे? जी, बहरीन में जो है वो 80% से के करीब जो है वो शिया हैं और जाहिर है कि उनकी प्रतिक्रिया का आना जो है वो स्वाभाविक था। और अगर वो इस तरह की तहरीक चला रहे हैं
और बहुत संभव है कि इस तरह की तहरीकें चलते चलते कहीं तख्ता पलट वाली नौबत जो है वो बहरीन में या दूसरी जगहों पर ना आ जाए। इसके लिए जो है खुद गल्फ़ की कंट्रीज़ को जो है वो होशियार होना पड़ेगा। तकवी साहब प्लीज आप मेरे साथ बने रहेगा। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, जरा उनसे अपडेट ले लें मिडिल ईस्ट को लेकर। संजीव, मिडिल ईस्ट को लेकर एक अपडेट आपसे चाहेंगे और इस सब के बीच एक आर्टिकल जो यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस के संसदीय दल की नेता ने लिखा है, सोनिया गांधी ने, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और जिस तरह से उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर सवाल भी उठाए हैं कि आखिर भारत सरकार चुप क्यों है ईरान के खिलाफ एक तरफा सैनिक कार्रवाई को लेकर। इस पर एक अपडेट आप दे दें, फिर आगे इस डिस्कशन को बढ़ाएंगे। देखिए, पिछली रात लगातार ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जाती रहीं और ये मिसाइलें उनके उसी पैटर्न के अनुरूप दागी जाती रहीं जिसके तहत वो नागरिक ठिकानों को पहले ज़्यादा निशाने बना रहे हैं। और हर वो मित्र देश जो कि अमेरिका का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है या इस अभियान में अमेरिका की तरफ दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने उनको हिट किया है। सबसे ज़्यादा अहम चर्चा में बात आई है कि रियाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो हमला हुआ। हालांकि उस एम्बेसी को खाली कर दिया गया था और इस वक्त कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर जो अमेरिकी दूतावास है उनके कर्मचारियों को, उनके कर्मियों को हटा लिया गया है। लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर यह हमला अपने आप में बहुत ही बड़ा हमला माना जा रहा है। आग की लपटें लगातार वो दिखाई पड़ती रहीं रियाद में जो एम्बेसी थी, और इसी तरह का कुछ नज़ारा आपको बहरीन में भी दिखाई पड़ा। बहरीन में भी कई हमले हुए हैं। वहाँ पर आप जानते हैं नेवी हेडक्वार्टर्स है अमेरिकन फ्लीट्स की, और उसको निशाना बनाया जा रहा है। और इन दोनों जगहों के अलावा कई जगहों पर और निशाने साधे जाते रहे हैं। और आज इज़राइल की कॉम्प्लीमेंट्री कार्रवाई होनी है जो वो शुरुआत कर चुका है। वो लेबनान के ऊपर जो टारगेट्स फिक्स कर रहा है और हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर्स जितने भी हैं उसे वो फिनिश करना चाह रहा है। उसी तरह से इस बात को भी देखा जा रहा है कि अमेरिकन्स जो हैं उन्होंने पिछले 24 घंटा एक रेस्ट्रेंट की तरह रुके हुए थे, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि अगले 24 घंटे जो हैं वो फ्रेश वेव ऑफ अटैक आने वाला है अमेरिका की तरफ से। और इसको कंफर्म CNN को बहुत से जो अमेरिकी उच्च अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और एक प्रतिक्रिया देते हुए जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि रियाद में हमारी एम्बेसी पर जो हमला हुआ है उसका जवाब कैसा दिया जाएगा वो देखेगा। उनसे पूछा भी गया कि क्या आप मानते हैं कि ज़मीन पर अमेरिकी सोल्जर्स के उतारे जाने का समय आ गया है, तो उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ के बाद जो इंटेंस स्ट्रगल है वो और ज़्यादा इंटेंस होता चला जाएगा और बहुत से ऐसे क्षेत्र जो अभी तक युद्ध क्षेत्र नहीं थे वो युद्ध क्षेत्र बन जाएंगे। लिहाजा 14 ऐसे देश जो कि मिडल ईस्ट में हैं जहां पर अमेरिकी नागरिकों के होने की संभावना है, रातों रात उन्हें वहां से निकाला जाए, इस बाबत एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा। और उनकी कोशिश ये है कि अमेरिकियों को कम नुकसान हो, लेकिन बावजूद उसके नुकसान अमेरिकियों को हो रहा है। ख़ास तौर पर जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनकी मौत में इजाफा हो रहा है और वो बढ़ कर के अब 6 हो गया है। कुवैत में जो हमला किया गया था उसी के नतीजे के तौर पर बहुत से ऐसे सिटीज़ हैं जो कि इस वक्त ईरान के निशाने पर हैं, जिनके पास कोई सुरक्षा और कोई इस तरह का एयर डिफेंस नहीं है, लिहाजा उनकी चिंता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ईरान की जो रणनीति है वो रणनीति आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है। अमेरिका के सहयोगियों को देखते हैं अमेरिका और इजराइल इसके लिए क्या करते हैं। दूसरी बात आपने पूछी सोनिया गांधी के उस लेख के बारे में जो आज एक अंग्रेज़ी दैनिक को उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया है कि जो दुनिया भर में हमारी एक मॉरल लीडरशिप, नैतिक एक नेतृत्व का दायित्व हम निभाया करते थे, आखिरकार वो कहाँ चला गया और हम आयतुल्लाह ख़मैनी की मौत पर चुप क्यों हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी अंडरलाइन किया है कि हमारे बहुत से लोग हैं जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं और हमारी यही ताकत है कि हम उन्हें इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हम तटस्थ हैं। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है कि जो व्यक्तिगत लगाव है प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे कहीं हावी तो नहीं हो रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं और एक तरह से जो पूरे विपक्ष
का एक व्यू पॉइंट है उन्होंने सामने रखा है। अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी संजीव, प्लीज आप मेरे साथ बने रहेगा, लेकिन शुरुआत अब करेंगे ट्रंप के उस डर की जो लगातार वो दिखा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर शरदेंदु, ट्रंप एक बार फिर से ये बताते हुए नजर आए कि उनसे पहले के प्रेसिडेंट्स ने क्या किया था अमेरिका में, चाहे वो ओबामा हो या फिर जो बाइडन हो, उन्होंने आके तो ईरान पर ये एक्शन लेकर एक परमाणु हमले से और बाकी खतरों से बचा लिया। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो भी वो स्टेटमेंट देते हैं आज की डेट में, उनकी जो वक्तव्य है काफी वेवरिंग रहते हैं। इन्होंने देखिए एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया है ईरान पे, जबकि डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही थी। ऐसा कहा जाता है जैसे कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि दे आर वर रीचिंग एट द सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट, और उस समय ये अटैक किया गया। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से हमला किया, अनप्रोवोक्ड हमला था, इसे मानते हैं। और अब ईरान शुरू के तो 24 घंटे में नहीं समझ में आया ईरान को क्या करना है, लेकिन अब जिस तरीके से दिन बढ़ते जा रहे हैं, ईरान रेजिस्ट कर रहा है, ईरान उसका जवाब दे रहा है। ईरान ने देखिए 6 अभी अमेरिकी सोल्जर मारे हैं, उनके यूएसएस अब्राहम लिंकन पे हमला किया है, तमाम मिलिट्री बेसिस को अटैक किया है। अगर इस तरीके से युद्ध चलता रहा तो और विभत्स होगा ये युद्ध। और अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपने वॉर गेमिंग में ये उम्मीद की थी कि ये स्विफ्ट ऑपरेशन होगा, इंटेंस होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा और कहीं ना कहीं वो सत्ता बदल देंगे। लेकिन सत्ता बदलने के लिए आपको रॉकेट मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती, आवाम के जो मन है उसको आपको आंकना पड़ेगा। और आज की डेट में जब आपने हमला किया है तो ईरान में एकजुटता बढ़ी है, तमाम देशों में देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जैसा कि मैं मानता हूं मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्री, उनके सियासत तो कुछ और सोचती है, लेकिन आवाम की जो फीलिंग है वो अलग किस्म की है। ईरान ने भले ही 6 से 7 कंट्रीज पे हमला किया है, लेकिन वहां के आम नागरिक आज भी ईरान के साथ हैं। जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, मिडिल ईस्ट के कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन ईरान के साथ है। लेकिन सियासतदार जो है, जो उनके मुनाफिक है, जो उनके नेता हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े हो क्योंकि वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, अब उनको इस वॉर से कैसे एक्सट्रिएट करें इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, सत्ता रिजीम आपने अयतुल्ला खमनेई को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन क्या ईरान में आप मनचाही सत्ता लाएंगे? रजा पहलवी की क्या वहां पहुंच है? क्या आप उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से ठेस पहुंचा देंगे? क्या उनके जो प्रॉक्सीज हैं जिसके लिए आपने बोला था वो सहायता बंद करे, वो आप मानते कि उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे? हुतीज ने देखिए हाइफा पे भी अभी रिसेंटली हमला किया। इसके एवज में देखिए इजराइल क्या करता चला जा रहा है। इजराइल ने लेबनान पे स्ट्राइक किया, तमाम तरीके के हिजबुल्लाह के ठिकानों पे। अब लेबनान में भी एक डिक्टेट जारी किया है कि हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल दें। तो इस तरीके से इजराइल तो अपने मकसद में सफल हो गया, लेकिन अमेरिका को इस बार उसने बहुत बखूबी से यूज किया। डोनाल्ड ट्रंप को अब देखना होगा कि वो सीज फायर करें या अपने ऑपरेशन को कल्मिनेट करें, और साथ में एक फिर से जो टॉक को रिज्यूम करना था, जिसमें एक एग्रीमेंट बन रहा था, न्यूक्लियर का जो एनरिचमेंट प्रोग्राम था ईरान का, वो उसको रोकने के लिए तैयार था। जब इतनी बातें एडवांस में बढ़ गई थी तो इस युद्ध का मतलब बनता नहीं था। अब ये अमेरिका को देखे तमाम तरीके की क्षति पहुंच रही है, और चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो। आज की डेट में मेरा मानना है कि जो स्ट्राइक ईरान कर रहा है, अगर ये स्ट्राइक अगले 1 हफ्ते तक चली रही तो वहां पे बेसिक नीड की कमी हो जाएगी। देखिए, पर्शियन गल्फ बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली जा रही हैं। अगर ये 15 दिन तक रहा तो यूएई कैसे सरवाइव करेगा? तमाम ऐसे रसदें नहीं पहुंचेंगी, तमाम फ्लाइटें कैंसिल है, हाहाकार मचा हुआ है। एयरपोर्ट का आप हाल देख लीजिए। 2 स्ट्राइक और होती है तो नतीजा बहुत मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। सारे का सारा फ्लाइंग जोन नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ओवरऑल सिचुएशन तो ग्रिम है, इसको अमेरिका को समझना पड़ेगा और अमेरिका को जल्दी अपने ऑपरेशन को कॉल ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने इस बार मन बना लिया है। अयतुल्ला खमनेई को आपने निपटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। उनकी लीडरशिप में देखिए, जून का जो स्ट्राइक हुआ था और अभी के स्ट्राइक में आपको अंतर समझना पड़ेगा। जून के स्ट्राइक में जो ईरान था वो टेकन अ बैक ले लिया गया था, लेकिन आज में उसने तैयारी कर रखी थी, उसका सेकेंड रग ऑफ लीडरशिप तैयार है। और जब लड़ाई की हम बात करते हैं तो उसमें जो सोल्जर डिसीजन लेके स्ट्राइक कर लेता है, नुकसान पहुंचा सकता है, वही हीरो है। तो हमारे यहाँ या मिलिट्री प्रोफेशन में हर एक का सक्सेशन डिपेंडेंट होता है, हर एक अपने 2 लेवल अप की जानकारी रखता है। अगर जनरल है तो ब्रिगेडियर उस काम को आसानी से कर सकता है और हमारी टीम में काम करता है। और यही प्रोफेशन
पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो लिहाजा एक लीडर को मारने से ईरान खत्म नहीं होगा। एक टॉप लीडरशिप को आपने एलिमिनेट किया जिसमें 40 बड़े सीनियर एडवाइजर थे, तमाम तरीके के प्रोफेशनल थे, उनको आपने एलिमिनेट किया, लेकिन ईरान इससे हारने वाला नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। अगर अमेरिका सब्सटेंशियल रिजल्ट चाहता है तो अब उसको ऑपरेशन को कल्मिनेट करना पड़ेगा, टॉप टेबल पे जाना पड़ेगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी निकला हो। देखिए, लेकिन पीस की बात डायलॉग और डिप्लोमेसी को आपको देना पड़ेगा। लेकिन क्या अमेरिका इस जब तक उलझन छोटा- में है क्या डोनाल्ड ट्रंप के आगे बढ़े या पीछे हटे, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं? लेकिन स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी साथ देने की बात कर रहा है, लेकिन नाटो चीफ कह चुके हैं कि नाटो इसमें नहीं आएगा। हालांकि ये दो देश जो हैं उसको किसी ना किसी सहायता दे रहे हैं। ब्रिटेन ने अपना बेस देने की बात वहां पर कही है, जो साइप्रस में उसका बेस है। कुछ जहाज, कुछ एयरक्राफ्ट देने की बात यहां पर फ्रांस की तरफ से कही गई थी। लेकिन सवाल इसको लेकर, क्या मुश्किल में है डोनाल्ड ट्रंप, या फिर ये अभी इंतजार कर रहे थे 48 घंटों का? जैसा कि संजीव बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा वहां पर करेंगे, और लेकिन क्या इससे भी ईरान झुकेगा, ये इसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, क्योंकि खामनेई के एलिमिनेट होने के बावजूद ईरान का रिटेलिएशन दुनिया ने देख लिया। देखिए मकसूद जी, सबसे पहली चीज तो जो इस समय अमेरिका और ट्रंप कर रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया को एक अंधकार में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय दुनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है हर एक सेंस में। अगर आप बात करते हैं एलाइज की, ऑफ कोर्स डे वन से ही जो उनके एलाइज थे वो आपस में बट चुके हैं कि कौन ईरान का सपोर्ट कर रहा है, कौन यूएस और इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, और कौन सी बॉडीज न्यूट्रल प्ले कर रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमारी वॉर का या हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कहीं पे भी न्यूक्लियर रेजिम से रिलेटेड था ही नहीं, वो रेजिम चेंज था। और ये भूल गए हैं कि ईरान जो है वो इराक नहीं है, लिबिया नहीं है, सीरिया नहीं है, वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक बहुत ही पावरफुल नेशन है, 4 टाइम्स साइज है इराक का, बहुत जबरदस्त इनके पास 6 लाख से ऊपर की फौज है। तो फुट्स ऑन ग्राउंड आप ला नहीं सकते। आपका जो अल्टीमेट एम है रेजिम चेंज का, वो तब तक नहीं होगा। आप इनकी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, मिलिट्री और साइंटिफिक लीडरशिप जो है उसको बार बार एलिमिनेट करते हैं, और उनके सक्सेसर्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं। इन्होंने कोशिश करी रेजिम चेंज की, वो हुई नहीं। जिस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस कंट्री में, वो हो नहीं रहा है इनको। अच्छा, अब क्या हो रहा है, जो कैजुअलिटीज हैं वो राइज करती जा रही हैं, क्योंकि जब आप ईरान को बॉम्ब करेंगे, उनके पास इतने केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है, ना तो इतनी केपेबल नेवी है, ना इतनी केपेबल एयरफोर्स है। लेकिन कुछ चीजें उनके पास काफी स्ट्रांग है और केपेबल है, और वो है उनकी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। उनके पास अभी भी कम से कम 3000 से ऊपर मिसाइल्स हैं, और ऑलमोस्ट 80,000 प्लस ड्रोन माने जाते हैं, जिसकी पर डे कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है प्रोडक्शन की, स्पेशली शाहिद ड्रोन की। अब अगर आप कंटिन्यूस अटैक्स कर रहे हैं, आपने पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा गल्फ एरिया जो है उसको डिस्टेबलाइज कर दिया। सबसे ज्यादा कम लूज कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा, वो अमेरिकन हैं। कितनी अमेरिकन सिविल कैजुअलिटीज हो रही हैं? 0। 5 से 6 लोग तो अमेरिकन ऐसे ही मरवा देते हैं, 3 एयरक्राफ्ट गिरवा दिए। इट इज नॉट अ बिग डील फॉर अमेरिका, क्योंकि ये तो एक इमोशनल अपहीवल लोगों के, अपने लोगों के लिए। देखिए जी, हमारे भी कुछ लोग मर रहे हैं, हमारे भी एयरक्राफ्ट गिर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली 550 से 650 लोग इस समय ईरान में मर चुके हैं, 2,500 से ऊपर वुंडेड हैं। इजराइल में कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही हैं। वर्चुअली गल्फ की हर एक कंट्री जहां पे अटैक हुआ है वहां पे कोई ना कोई डेथ हुई है, और वो डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन वहां पे उन्होंने हुती को एक्टिवेट कर दिया, हिजबुल्ला को एक्टिवेट कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर कुछ समय भी ब्लॉक रहा तो ऑयल प्राइसेस तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, लेकिन 3 टैंकर के ऊपर वो अटैक कर चुके हैं। तो उस एरिया को अगर परमानेंटली ब्लॉक भी नहीं कर सकते, तो भी बहुत तरीके हैं उस एरिया को डिस्टेबलाइज करने के, कि वर्ल्ड में जो शिप्स हैं वो वहां से निकलेंगी नहीं। इसकी वजह से जो आप ऑल्टरनेट रूट लेंगे, उस सेकंड ऑल्टरनेट रूट पे भी हुतीज को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। तो अच्छा, ऊपर से चाइना का 90% ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। हमारा $2.6 बिलियन जो बिलियन बैरल्स पर डे का ऑयल है वो वहां से आ रहा है। उसके अलावा हमारी 90% से ऊपर एलपीजी और एलएनजी जो है 60% वो उस स्ट्रेट से निकलती है। हमारे यहाँ करेंसी विल बी ड्रॉपिंग, हमारे यहाँ प्राइसेस विल बी राइजिंग। पूरी दुनिया जो है वो इस समय डिस्टेबलाइज हो रखी है, और जो एम और ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ मुझे एक भी रीजन समझ नहीं आ रहा है, कोई सिनेरियो नहीं लग रहा जहां पर ये ईरान में कोई भी रेजिम चेंज पॉसिबली कर पाएंगे। और चूंकि आपने जिक्र किया इराक और लीबिया का, तो वो वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, फिर संजीव से एक अपडेट लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ईरान ने हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है। IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से ये बात कही, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, वहां से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज को हम आग लगा देंगे।
संजीव, चौथा दिन आज इस जंग का, और अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो जाहिर तौर पर न सिर्फ यूरोप, न सिर्फ एशिया, बाकी और देशों पर भी, बाकी और जगहों पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा जब तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे। देखिए, जो हॉर्मूज का जलडमरू मध्य है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये तो एक चिन्हित प्रेशर पॉइंट है जिसे ईरान ने पहले ही डेवलप किया है, और उसकी जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, भौगोलिक तरीके से वो बहुत करीब है, और वहाँ जो 21 किलोमीटर का माउथ है उसे बंद करने में वो इसलिए सक्षम है क्योंकि उसके पास अंडर वाटर टनल्स हैं जिसके ज़रिए वो बंद कर सकता है। उसकी तैयारी उसने कर रखी है। लिहाजा ऐसे में जबकि 20 से 25% तेल उसी हॉर्मूज के स्ट्रेट से होकर के रोज़ाना गुजरता है, तो अगर वो सप्लाई बाधित होती है तो जाहिर है कि ये अपने आप में नेट डिमांड सप्लाई के रेशियो को डिस्टर्ब करेगा और दुनिया के बाज़ारों पर इसका असर पड़ेगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं, ये प्राइसेस को एस्केलेट करने में मददगार होगा। साथ ही साथ हम इसको भी न भूलें कि सऊदी अरामको के ऊपर जो हमला किया गया है उसके नतीजे भी अब आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे के लिए उसे बंद तो शुरुआत में किया गया था, लेकिन वो कुछ दिन और बंद रह सकता है, इस बात का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स मिल करके जो ऑयल सप्लाई है उसका पूरा ग्रिड जो है वो पैटर्न उसको डिस्टर्ब करने की काबिलियत रखते हैं। और इस तरह से आप पाएंगे कि ये जो युद्ध है ये केवल 2 या 3 या 5 देशों तक महदूद नहीं रहेगा, ये हो सकता है कि हमारे और आपकी जेबों तक भी पहुंच जाए। जी बिल्कुल संजीव, प्लीज मेरे साथ बने रहेगा। इस वक्त फॉर्मर डिप्लोमेट मंजू सेठ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू मैम, युद्ध के साथ भी डिप्लोमेसी चलती है और बाद में तो फिर डिप्लोमेटिकली ही चीजों का हल करना पड़ता है, लेकिन 2025 में टेबल टॉक होने के बावजूद अचानक से अटैक, और इस बार भी 3 दौर की बातचीत होने के बाद अटैक, और अब ईरान की तरफ से अली लारिजानी ने यह साफ कर दिया है कि हम कोई बात करेंगे ही नहीं। बात होगी ही नहीं तो फिर ये मुद्दा कैसे खत्म होगा? क्या जंग इसे खत्म कर पाएगी? जंग तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी अनलेस टोटल डिस्ट्रक्शन हो वहां पे, जो जिस तरफ ये सब दोनों ऑल साइड्स आर गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही एक डिफिकल्ट डेंजरस सिचुएशन बनती जा रही है गल्फ में। हाँ, लेकिन जब तक बात नहीं करेंगे, और दैट इज द ओनली वे, डिप्लोमेसी ही एक तरीका है, लेकिन सब साइड्स को मानना पड़ेगा। और इस वक्त जो हालात बने हुए, लग नहीं रहा है कि कोई भी बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कह भी दिया ईरान ने कि हम बात नहीं करेंगे, और साथ में हम देख रहे हैं पीछे भी उनके बहुत सपोर्ट है। सारे कंट्रीज जो उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो इसलिए उनको, और उनके पास अपनी भी कैपेसिटी बहुत है, कोई पावरफुल देश है ईरान, तो इसलिए वो भी आसानी से झुकेगा नहीं। तो ये बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन जैसे मैंने कहा जरूरी है बातचीत करना, लेकिन कैसे वो रास्ता दिखेगा बातचीत का ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं कोई भी बातचीत करने को नहीं तैयार है। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हम तैयार हैं, और उनकी लीडरशिप भी तैयार है, लेकिन जो अभी जो हाल ही में जो टॉक्स चल रही थी और उसी के दौरान टॉक्स के चलते हुए ही इन्होंने अटैक किया है, तो मुझे लगता है ईरान को ईरान नहीं मानेगा आसानी से, और वो नहीं चाहेंगे कि वो कोई भी बातचीत करे। अपनी जो उनके जो मकसद हैं रिटेलिएट करने के और खत्म जो इजराइल को कह रहे हैं हम बहुत क्षति पहुंचाएंगे, और सारे गल्फ स्टेट्स में भी हम करेंगे अपना। तो जब तक उनके जो मकसद हैं इस वक्त, और जो रिटेलिएटरी उनका जो एक रवैया है, उसके जो उन्होंने अपने मकसद लगाए हैं, उसको जब तक अचीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं, और कोई पोजीशन ऑफ वीकनेस नहीं आएगी ईरान में, तब तक वो मुझे लग रहा है नहीं बात करेंगे। और इसलिए इसका जो समाधान बहुत मुश्किल होगा, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर, मे बी इन द नेक्स्ट 1 हफ्ता या कुछ चलने के बाद शायद शांति आए, लेकिन इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। लेकिन इन हालातों में भी मिडिल ईस्ट के 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है, हालांकि ईरान से उनकी बात नहीं हुई है। भारत क्या भूमिका निभा सकता है? क्योंकि हम हमेशा से गुटनिरपेक्ष रहे हैं, नेहरू के जमाने से, आजादी के बाद से ही, और हम शांति की बात भी करते रहे हैं। फिर ईरान से एक तो बात नहीं हो रही है, दूसरी हमारी भूमिका क्या हो सकती है? भारत की भूमिका भी मुझे नहीं लग रहा खास कोई इसमें हम प्ले कर सकते हैं। और हम जब तक सारे पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट वो अगर नहीं चाहेंगे कोई भी मध्यस्थता करें या कोई भी हेल्प करें हमें, या बातचीत करवाएं,
मुझे लग रहा है हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज और हम करते भी नहीं है। हम सिर्फ अगर कोई हमसे पूछे या हमारा मशवरा ले, हम बात करते हैं जरूर, लेकिन हम नॉर्मली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जाके ये नहीं कहते कि हम आपसे बात करेंगे, हम आपको आपकी मध्यस्थता करेंगे, आपकी पीस टॉक्स करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि भारत का इस वक्त बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, डेलिकेट सिचुएशन है। हाँ, लेकिन क्योंकि हमारी ह्यूज डायस्पोरा है वेस्ट एशिया में, पूरे उस इलाके में, हमें बहुत मतलब बहुत केयरफुली अपने हर कदम को देखना होगा और बहुत केयरफुली अपने एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि किसी को भी हम एलियनेट नहीं कर सकते इस वक्त। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि, और हम देख ही रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो किसी की बात मानते ही नहीं है, अपने मन से करते हैं, मन मर्जी करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ईरान भी इस वक्त किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस वक्त इंडिया का कोई भी, भारत का कोई भी इसमें कोई भी भूमिका निभा सकता है। मैम प्लीज मेरे साथ बने रहेगा। तकवी साहब, मिडिल ईस्ट में लाखों की तादाद में भारतीय मौजूद हैं जो फंसे हुए हैं, और जब मिडिल ईस्ट में इस तरह से बमबारी होगी तो जाहिर तौर पर खतरा उन पर भी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे अगर ये लगातार अटैक्स होते रहे तो खतरा तो फिर उन भारतीयों पर भी होगा ना? जी देखिए, ख़तरा मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी ईरान ने स्ट्राइक्स किए हैं वो यूएस के एसेट्स के ऊपर किए हैं, उनके अड्डों के ऊपर किए हैं, और अभी तक इस तरह की कोई चीज़ जो है वो इन मुल्कों के ऊपर, उनके शहरों के ऊपर इस तरह के हमले नहीं हुए हैं। अभी जो इससे पहले जो है वो चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ है जी। तो ईरान ने उससे बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि ये हमला हमने नहीं किया। कहाँ से हुआ, कैसे हुआ है, ये बहरहाल ईरान इसका साफ इनकार कर चुका है। और ईरान जो है वो देखिए वहाँ के देशवासियों को, वहाँ की आम जनता को कत्ल करके, आम जनता के ऊपर बमबारी करके कुछ हासिल भी नहीं करेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं करने वाला। लेकिन बहरहाल देखिए, युद्ध जब होता है तो उसके अंदर अनहोनी भी हो जाती है, तो ये तो बहरहाल होता रहा है, हर जंग में होता रहा है। तो भारतीयों को बहरहाल वहाँ सुरक्षित रहना चाहिए और अपनी तरफ से अपनी सुरक्षा का जो है भरपूर ख्याल उन्हें रखना चाहिए। और बहरहाल मैं यही समझता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला कि आम जनता निशाना बने। आपको कोई प्रतिक्रिया इस पर देंगे तकवी साहब? 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष से, चाहे वो सऊदी के क्राउन प्रिंस हो, यूएई के प्रेसिडेंट हो, इजराइल के प्रधानमंत्री हो, या बहरीन के और जॉर्डन की किंग हो, इनसे पीएम ने बात की, लेकिन ईरान से कोई बात हुई नहीं है। अभी ईरान से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। बहुत अच्छा होता कि ईरान से भी कम्युनिकेशन होता, क्योंकि तटस्थ रहने का यही एक तरीक़ा था कि हम अपने आप को, देखिए लोग जो है वो, जो लोग के सोचने का अंदाज़ है वो इसी से अंदाज़ा समझ लेते हैं कि ये क्या मसलन ख्याल रखते हैं, ये क्या सोच रखते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि भारत तटस्थ है और तटस्थ रहेगा। वो इसलिए कि इस जंग के अंदर कौन जीते कौन हारे, इससे भारत के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय गिरी जी। ईरान के खिलाफ एक तरफा सैन्य कार्रवाई में भारत सरकार चुप क्यों है, क्यों उससे कम्युनिकेट नहीं हो रहा है? एक आर्टिकल में, एक अपने लेख में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी ने ये तमाम सवाल उठाए हैं डिप्लोमेसी को लेकर और भारत की भूमिका को लेकर। धनंजय गिरी जी। देखिए मकसूद भाई, भारत की विदेश नीति राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल कहा है, जैसा आप बता रहे हैं कि 5 देशों से उन्होंने बात की है। कल उन्होंने शांति की भी बात की है, भाई शांति रहनी चाहिए, और भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। हम इसी सिद्धांत पर शुरू से चले हैं। नेहरू से लेकर नरेंद्र तक पंचशील के जो सिद्धांत है, जो शांति की बात है, जो भारत तटस्थ रहने की बात है, नकवी साहब ने भी कहा कि हम तटस्थ हैं और तटस्थ रहना भी चाहिए भारत को, क्योंकि हमारे इजराइल और ईरान दोनों से संबंध है। आर्म से लेकर के, ड्रोन से लेकर के तमाम टेक्नोलॉजी हम इजराइल साझा करते हैं, और ईरान तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। कभी उसके साथ हमारे सीमाएं भी हमने शेयर की हैं उनके साथ, ईरान के साथ, और ईरान से हमारे अच्छे संबंध लगातार
लगातार रहे हैं और अभी भी हैं। इसलिए कांग्रेस, हम किसी के दबाव में नहीं, हमारे लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोत्तम। कांग्रेस उस पर बात करने के स्वतंत्र है, लेकिन हमारा काम 140 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना है। हमारे लिए प्राथमिकता देश है। कांग्रेस की बयानबाजी हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया। किसी के घरेलू संघर्ष पर मोहरा बनने की बजाय हम अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दें। आज दुनिया देख रही है कि दुनिया में किस तरह से अशांति फैली हुई है। हम शांति की शुरू से बात करते रहे, शांति के पक्ष में रहे हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय पक्षों की बात करते हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार बैठे हुए। ईरान और इजराइल और अमेरिका के संबंध भी बनते बिगड़ते रहे। क्या वाकई नई दिल्ली चुप है? मतलब कम्युनिकेट तो हो ही सकता था, एक कॉन्डोलेंस मैसेज तो दिया ही जा सकता था। अगर आप कंडेम नहीं कर सकते थे तो सवाल ये हो रहा है। नहीं, सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने 5 देशों से बात की है, इजराइल से भी बात की, सबसे बातचीत चल रही है, और ईरान में वॉर चल रहे हैं, वहाँ लगातार जैसे भी खमैनी साहब का जो हुआ, उसके बाद तमाम वहाँ भी कमांडर बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। तो संवाद हम हर तरह से कर रहे हैं, सबके साथ देख रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमेशा बदलती रही है। अगर आप इजराइल की बात करते हो, इजराइल की स्थापना के बाद ईरान ने उसे मान्यता दी थी। फिर अमेरिका ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री मोसादी को हटा करके शाह को स्थापित किया। उसके बाद उनका संबंध अच्छा रहा। 1979 के बाद अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में शाह का जब पतन हुआ, उसके बाद इस्लाम के साथ दिक्कत हुई। 1979-81 में जब तेहरान में अमेरिका 444 लोगों को कुछ दिन के लिए कब्जा में कर लिया, उसके बाद से लगातार संबंध बिगड़ गए। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलते रहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय डिस्कोर्स बदलते रहता है, लेकिन भारत का एक बड़ा डायस्पोरा है, और भारत शुरू से शांति की बात करता है। हम सबकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, सबकी सीमाओं का सीमा में रख करके सम्मान करते हैं, हम अपनी सीमाओं को भी सम्मान करते हैं। और आज आप देख लीजिए दुनिया में जिस तरह से अशांति फैली हुई है, भारत के साथ भी कुछ दिन पहले हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें हमारे कितने टेक्नोलॉजी ने काम किया, सारे ड्रोन उनके मार गिराए गए, सारे उनके मिसाइल से हमने इंटरसेप्ट कर ली। तो भारत एक अंशुवत से इस पर आपको काउंटर करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो पाकिस्तान से, जहां पर यूएस ने अपना वीजा अपॉइंटमेंट का जो पूरा शेड्यूल है वो रद्द कर दिया है। 6 मार्च तक लाहौर और कराची में वीजा अपॉइंटमेंट रद्द रहेगा, तो उसके कॉन्सुलेट एम्बेसी बंद रहेंगे। यूएस दूतावास ने सुरक्षा स्थिति का इसको लेकर हवाला दिया है, क्योंकि खामनेई की एलिमिनेशन के बाद, खामनेई की मौत की खबर के बाद, जिस तरह से पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट पर जो हमले हुए थे, उसको लेकर बड़ा नुकसान वहां पर हुआ था। 10 से 12 जो प्रदर्शनकारी थे वो भी इसमें मारे गए थे। अब पाकिस्तान में यूएस का वीजा अपॉइंटमेंट रद्द यहां पर हुआ है। अंशुवत्स, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक लेख लिखा है, ईरान के खिलाफ एक तरफा सैन्य कार्रवाई पर चुप क्यों है भारत सरकार। धनंजय गिरी जी को आपने सुन लिया। नाउ प्लीज कैन यू काउंटर दिस। देखिए, आज मोदी सरकार जैसे पूरी जो है मुखदर्शक बन के जो हर परिस्थिति में बैठी रहती है, फिर चाहे वो बात इजराइल पैलेस्टीन के मामले पे हो, जैसे हमने देखा पूर्व में कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, खुद इनके जो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने कैसे इजराइल को कंडेम किया था पैलेस्टीन के मसले पे उन्होंने। लेकिन आज मोदी सरकार जैसे पूरी तरीके से जो खामोश बन के बैठी रहती है, अभी आपने ईरान और इजराइल के मसले पे भी चुप्पी साध रखी है। तो इस वजह से जो अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, उस मसले पे कोई देश ने ऑफिशियली आके भारत का समर्थन नहीं किया, पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। आज जब सोनिया गांधी जी ने अपना जो लेख लिखा है, उसमें उन्होंने वही चीज को दोहराया जो कि हमारे संविधान की जो मूल भावना भी है। हमारा आर्टिकल 51 क्या कहता है कि हम जो है पीस के सहारे हम करेंगे, एक जो संप्रभुता जो एक देश की, उसको लेकर उन्होंने बात की है। इस चीज को लेके हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, आपको ईरान के साथ नहीं जाना, आप मत जाइए, कम से कम आप जो वहां पे टारगेटेड किलिंग हुई है, वहां के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो मार गिराया गया है, आपने जो है जंग का ऐलान नहीं किया, उससे पहले ही आपने जो है वहां के ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमेरिका जो है मार के आ जाता है उसके देश में, सीमा में घुस के, उसकी कम से कम आप निंदा तो कर सकते हैं, कम से कम आप एक जो है कॉन्डोलेंस तो दे सकते हैं, वो तो आप कर सकते हैं। और इस पूरी चीज का जो है विरोध उनके खुद के यूएस की जो सेनेट उन्होंने भी किया है कि भैया आपने अमेरिका को जो इस बेकार की जंग में जो है झोंकने का काम कर दिया, आपने वहां की जो कांग्रेस है, जो वहां की संसद है, उसको आपने बताया नहीं है। इस चीज को लेके जो है खुद अगर हम देखेंगे पूर्व की जो हमारी भारत की सरकारें रही है, कैसे उन्होंने बार बार हर मौके पे जो है अमेरिका को जो है आंख दिखाने का काम किया। फिर चाहे वो बात तो कि इराक का जो मसला आया था 2005 में, उस समय पे मनमोहन सिंह जी ने कैसे अमेरिका को जो है आंख दिखाने का काम किया, तो उन्होंने निंदा की थी। तो आज मोदी सरकार क्यों जो है खुल के निंदा नहीं कर सकती है? क्या जो है इंदिरा गांधी जी ने 1984 में निंदा नहीं की थी अमेरिका की? हाँ की थी, अमेरिका की खुल के जो है वो करती थी निंदा। वो कहती थी कि भारत की जो भी नीति है वो खुद भारत तय करेगा, उसमें कोई और देश जो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो आज सरकार क्यों मुख्य दर्शक बन के क्यों लगता है कि कोई और देश हस्तक्षेप कर रहा है हमारी विदेश नीति में?
एक डेमोक्रेटिक ये कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है और चुनी हुई सरकार है। देखिए वही चीज है ना कि अगर ईरान में अगर जो है वो तख्ता पलट करना चाहते हैं तो वहां की जनता स्वतंत्र है, वहां की जनता उसमें करे। लेकिन अगर जो है कोई और देश आता है और इस सीमा के अंदर घुस के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मार के आता है, सरकार उस पर क्यों नहीं बोल सकती? ईरान हमारा कितना पुराना साथी रहा है। जब 1994 में जब पाकिस्तान कश्मीर के मसले को जो है यूएन में लेके जाना चाहता था, उस मसले पे ईरान ने भारत का साथ दिया, उसको इंटरनेशनलाइज नहीं होने दिया। हम जो है रुपीस में जो है ईरान से जो है तेल खरीदने का काम करते थे। लेकिन आपने कैसे मोदी सरकार ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का, भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो भट्टा बिठा रखा है वो किसी से छुपा नहीं है। आज आप प्रो अमेरिका के उसमें काम कर रहे हैं, आप अमेरिका के साथ मिलकर जो है आप काम कर रहे हैं। कभी उसको पास प्लीज बने रहिएगा, वक्त थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। एक बिग डेवलपमेंट हुआ, एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस नागरिकों को लेकर मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उन्होंने कहा नागरिकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। यूएस नागरिकों की मदद के लिए फोन नंबर भी उन्होंने यहां पर जारी किया है। आसिफ सुहाग मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं, क्योंकि श्रीनगर में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं 1 मार्च से ही, जब से ये खबर आई थी कि खामनेई नहीं रहे, और कल से लेकर आज तक वहां पर बंद भी लगातार है, एहतियातन बंद वहां पर किया गया है। आसिफ, अपडेट आपसे चाहेंगे डिटेल श्रीनगर को लेकर और प्रोटेस्ट को लेकर, लोगों के रुख और उनकी नाराजगी को लेकर। देखिए, आज तीसरे दिन भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से जिस प्रकार से कल यहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, आज भी यहाँ पर कर्फ्यू जैसे रेस्ट्रिक्शंस कई इलाकों में लगाए गए हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर शिया समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जिसमें श्रीनगर का अलमगरी बाजार इलाका है, सैदा कदम इलाका है, और साथ ही साथ कश्मीर घाटी के बडगाम, मागाम, बारामुल्ला जैसे इलाके हैं जहाँ पर शिया समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। कि कल हमने देखा था कि श्रीनगर सहित श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में काफी हिंसक झड़पें हुई थी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, क्योंकि वो लोग लगातार मांग कर रहे थे कि जिस दिन पहले दिन यहाँ पर उन्हें एलो किया गया था श्रीनगर के लाल चौक में जमा होकर वहां पर प्रदर्शन करने के लिए और जो शोक वो मनाते हैं खामनेई की मौत को लेकर, वो कर दे दिया गया था पहले दिन। कल भी उन्होंने इसी तरह की मांग दोहराई थी, लेकिन जब फोर्सेस ने कल उन्हें रोका तो उन्होंने हिंसा कई जगहों पर की, पत्थरबाजी हुई, और उसको देखते हुए आज एहतियात के तौर पर उन इलाकों में खासतौर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। फोर्सेस को, जो पुलिस को तैनात किया गया है, सड़कों को बंद कर दिया गया है, तारें बिछा दी गई है, कई जगहों पर टीन शीट्स जो है वो सड़क के बीचों बीच लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ हालात काबू में रहे और जो कल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी वो ना होने दी जाए। और साथ ही साथ मोबाइल इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी कम कर दी गई है, 2G पर वो यहाँ चल रही है। और इसके साथ साथ पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी करते हुए लोगों को कहा है कि वो संयम बरते और अपना जो उनका आक्रोश या जो उनका शोक मनाने का तरीका है अपने अपने इलाकों में रहकर वो ये मनाए और कोई भी हिंसा ना करे। इस बीच अब यहाँ आज स्कूल कॉलेज सारे दोबारा से बंद कर दिए गए हैं, आज लगातार दूसरे रोज भी, और साथ ही साथ आज जो परीक्षाएं हुई थी वो भी फिलहाल आज के लिए टाल दी गई है। और इस बीच जो श्रीनगर के शिया समुदाय के इलाके खासतौर पर है, वहां पर वो लोग दोबारा से असेंबल हो रहे हैं, एक जगह जमा होकर फिलहाल शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, ईरान के समर्थन में नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुबह से आज कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। जिस प्रकार से कल कई लोगों के घायल होने की खबर आई थी, कुछ पुलिस ऑफिसर्स और कुछ पुलिस कर्मी भी उस हिंसा में घायल हो गए थे, लेकिन फिलहाल आज कुल मिलाकर स्थिति लग रही है कि काबू में है। और यहाँ अगर तस्वीरों में आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, सड़कों पर जो लोगों की मूवमेंट या गाड़ियों की मूवमेंट है बेहद ही कम है, इक्का दुक्का गाड़ियां या लोग ही चलते नजर आ रहे हैं। और ज्यादातर जो मार्केट बाजार है वो पूरी तरह से आज यहाँ लगातार। ठीक है आसिफ, आप नजरें बना रखिएगा। संजीव, अब सवाल उन लोगों के बारे में है, उन भारतीयों के बारे में जो कि खाड़ी के देशों में हैं और वहां पर फंसे हुए हैं, और खाड़ी देशों का जाहिर तौर पर ट्रंप पर दबाव भी वहां पर होगा, क्योंकि चौथे दिन में जंग प्रवेश कर चुकी है। अब इसका जल्दी समाधान लोग चाहते हैं और सुरक्षा भी चाहते हैं। हमें अपने लोगों की सुरक्षा चाहिए, और जो खाड़ी के देश हैं वो चाहते हैं कि नॉर्मल हो अब हालात। ये कैसे मुमकिन है और कब तक मुमकिन होगा, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि ये 4 से लेकर 6 हफ्ते तक खिंच सकता है।
देखिए, इस हालात को मुमकिन करना कम से कम खाड़ी देशों के हाथ में नहीं है और वहाँ गए भारतीयों के हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल जितने भी देशों से बातचीत की, उनके राष्ट्राध्यक्षों से बात की, तो उन्होंने भारतीयों की उचित व्यवस्था, इंतज़ाम और सुरक्षा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और एक तरह से याद भी दिलाया कि हमारे लोग वहाँ रहते हैं, उनका ख्याल रखिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है खाड़ी में कि उन्हें हम वहाँ से इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं और वो कई देशों में बटे हुए हैं और कई देशों में जहाँ जहाँ इस वक्त ईरान के हमले हो रहे हैं, उन सब जगहों पर वो मौजूद हैं। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि चीज़ें दुरुस्त हों, चीज़ें हालात बेहतर हों, क्योंकि ईरान प्रोफेसडली कह करके वो भी हमले नहीं कर रहा है सिविलियन इलाकों पर, लेकिन सिविलियन इलाकों पर हमले हो रहे हैं। देर सवेर हो सकता है कि स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उसमें किसी की मौत होने की किसी तरह की खबर नहीं आई है, पर ये अपने आप में एक प्रिकैरियस सिचुएशन है, फ़िलहाल यही कहा जा सकता है। मकसूद ब्रिगेडियर शरदेंदु, मौजूदा वक्त में आप कहां देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका को, इजराइल को, उनके इस गठबंधन को, और दूसरी तरफ अकेला ईरान यहां पर खड़ा हुआ है, कितने दिनों तक ये खींच सकता है? सबका असेसमेंट यह है कि अमेरिका ही इस युद्ध को खत्म करेगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को अपना मन बनाना पड़ेगा और साथ में उनको देखना पड़ेगा कि गल्फ की क्या सिचुएशन होती चली जा रही है, कितने लोग स्ट्रैंडेड हैं, क्या वो अचीव कर पा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन अगर आप चाह रहे हैं तो बगैर सोल्जर्स ऑन ग्राउंड आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और आप सोल्जर्स को ग्राउंड पे कमिट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप उनकी वैल्यू समझते हैं। क्योंकि अगर 100 सोल्जर भी आपने उनकी जान गंवा दी तो अमेरिका में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कर चुके हैं, उनकी इसी तरीके से एयर स्ट्राइक चलती रहेगी और मैं मानता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब डोनाल्ड ट्रंप यूनिफॉर्मली एक सीज फायर डिक्लेयर करेंगे कि उन्होंने सबक सिखा दिया, लोगों के प्रोटेस्टर घर में चलेगा और उन्होंने सीज फायर किया। और जहां तक देखिए पूरे गल्फ रीजन का सवाल है, मैं मानता हूं कि बहुत सारी जनता के जो हिंदुस्तानी स्पेशली वहां फंसे हुए हैं, उनके परिवार के लोग चिंतित हैं, कहां किस स्थिति में है, वहां की सरकार को इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है, हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है आज की डेट में, उसको बिल्कुल तटस्थ रहना पड़ेगा। एक तरफ आप हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, 2 दिन के बाद हमला हो जाता है, शायद उनको इस चीज का इल्म नहीं था, उनसे ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, और उसके बाद जब 5 कंट्री से हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं और ईरान को साइड लाइन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं तटस्थता पे भी आज की डेट में लोग सवाल उठा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे बहुत सारे नागरिक हिंदुस्तान के ईरान में भी फंसे हैं, बहुत सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा हमारा मेन मुद्दा है, उनको लेके आए और साथ में जितनी जल्दी ये युद्ध खत्म होगा नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेगा, जिससे कि प्राइस राइज रोका जा सके और तमाम तरीके की एसेंशियल कमोडिटी का जो क्राइसिस होने जा रहा है वो वहां पे सुव्यवस्था की जा सके। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, ईरान देखिए एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका की आंख में किरकिरी बना हुआ था, अगर वो एलिमिनेट हो जाता है तो एक बहुत क्लियर कट सिग्नल है बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए कि अगर आप अमेरिका के बरखिलाफ जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी कंट्री हो, उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। और ये भी हो सकता है कि आज ईरान है तो कल सऊदी अरेबिया हो सकता है जॉर्डन, हो सकता है इजिप्ट हो, तो ये गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं, इसको सारे लोगों को समझना पड़ेगा। हर बार देखिए लीबिया है, इराक है, सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ, ईरान खत्म हुआ, तो या तो आप अमेरिका के गुलाम बन के रहें, अपने रिसोर्सेज को उनके ऊपर छोड़ दें, एनर्जी का पूरा पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में चला जाएगा, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज की वो जियोपॉलिटिक्स में पकड़ नहीं है जो कि होनी चाहिए। समझदारी है, पैसा बहुत है, सुनता कोई नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर गवर्न करने वाला अमेरिका, लिहाजा इस साइकिल से उनको निकलना पड़ेगा। और अमेरिका की आप शर्तें मानेंगे तो आप रह पाएंगे, वरना आप हटा दिए जाएंगे, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। स्क्वाड्रन लीडर, मेरे पास आखिर के 2 मिनट, 1 मिनट में प्लीज आप अपना फाइनल कमेंट दे दें। क्या ट्रंप ज्यादा हैरान हुए हैं ईरान के इस रिटेलिएशन से? शायद सोचा नहीं था उन्होंने कि खामनेई के जाने के बाद भी इतना रेजिस्ट कर पाएगा ईरान। देखिए, उनकी ये प्लानिंग तो सबकी रही होगी, इजराइल और यूएस की, क्योंकि मोदी जी का जो विजिट था वो एक कवर की तरह एक्ट करा है उसने। उसके पीछे से उन्होंने पूरी प्लानिंग करी है, हफ्तों और महीनों की। जो टॉक्स भी चल रही थी ईरान के साथ, वो भी सिर्फ एक फेस ऑफ था, उसका कोई यूज नहीं था। उन्होंने ऑलरेडी ये प्लानिंग करी हुई थी, क्योंकि इतना बड़ा जो पहले दिन पर उन्होंने 30 की जगह पे अटैक करा है, उसके लिए आपको महीनों की प्लानिंग चाहिए। तो वो टॉक सिर्फ नाम के चल रहे थे, उनका एम रजीम चेंज था जो उनसे नहीं हो पाया है।
और इन्होंने एक्सपेक्ट किया, इनको पता था कि इतनी मिसाइल्स हैं, इतने ड्रोन्स हैं जो आने वाले समय में गिरेंगे। लेकिन ओनली प्रॉब्लम है कि जो जिस तरह का रेवोल्यूशन ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, अब जो जनता है ईरान की, वो ईरान के प्रो हो गई है। एक चीज मैं और ऐड करूंगा, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को लेकर, मोदी जी को लेकर, जैसे हम बात कर रहे थे, देखिए ये डिप्लोमेटिकली बहुत टफ डिसीजन होता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहां पर आपका ईरान से भी ऑलमोस्ट 1.4-1.5 बिलियन का ट्रेड चल रहा है और सिविलाइजेशनल टाइज हैं, ऊपर से आप इराक पे भी इजराइल से भी उतनी अच्छे आपके ट्रेड चल रहे हैं, तो आपके लिए जो स्टेटमेंट देना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज एक्सपेक्टेड थी कि कम से कम, चाहे आप कंडेम नहीं करें, लेकिन कम से कम एक जो ट्वीट कर सकते थे आपके भाई जो डेथ हुई है खामेनेई की या हेड ऑफ स्टेट की, वो दुख नहीं है, मतलब उसके लिए मैं शोक मनाता हूं। इतना छोटा सा ट्वीट भी एटलीस्ट एक सपोर्टिव ट्वीट होता। बाकी देखिए उनके लिए भी बहुत मुश्किल डिसीजन है, डिप्लोमेटिक बातें सारी चल रही हैं, लेकिन हर जगह पे मोदी जी कैन नॉट बी इन्वॉल्व। हाउएवर एज ऑफ नाउ जो है इंडिया एंड वर्ल्ड इज एट अ लूजिंग स्टेज अगर ये वॉर एंड नहीं हुई। मंजू मैम, एक फाइनल कमेंट आपका। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस जंग के बाद शांति आ जाएगी, मुमकिन है? ईरान को वीकन करना बहुत, वहां पे जब तक और जैसे उन्होंने कहा एक कंट्रोल की बात है, सब आप मेरी बात मानिए या आपको एलिमिनेट कर देंगे, आपको वीकन कर देंगे। और अब ईरान वीकन हो जाएगा, मुझे लग रहा है वो तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक उनको लगता है कि अब ईरान बिल्कुल घुटनों पे आ गया है, तब वो इसको करेंगे। और रेजीम चेंज बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ तो वहां पे चेंज और शांति भी आएगी। मुझे भी ये सब, अगर कोई रेजोल्यूशन चाहिए, बातचीत चाहिए, डिप्लोमेसी चाहिए, ये सब अगर कामयाब होते हैं तब पीस आएगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि पीस आएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, नजरें हमारी इस पर बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, खबरें जारी हैं और ईरान से लेकर इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट की पल पल की अपडेट न्यूज़ 24 पर आपको मिलेगी छोटे से ब्रेक के बाद।